नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे जोशीमठ में दरार, बचाव में सरकार। जोशीमठ में आई आपदा के बाद अब तक आपदा प्रभावितों का पुनर्वास नहीं हो पाया है। वहां खबर आ रही है कि जल्दी प्रभावित लोगों को राहत मिल सकती है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से 3 मई को नई दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। संभव है कि इस बैठक में जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज पर कोई फैसला हो जाए। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से राहत पैकेज के तौर पर केंद्र से करीब 3000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक आपदा प्रभावित जोशीमठ में करीब 350 से अधिक प्रभावित परिवारों को स्थायी तौर पर विस्थापित करना पड़ सकता है, जबकि कुछ हिस्सों में पुनः परिवारों को बसाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार केंद्र की पीडीएनए टीम ने अपने अध्ययन के बाद रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है। वहीं इस मामले में विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार जोशीमठ को लेकर गंभीर नहीं है, ये बैठ के सिर्फ दिखावा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। जोशीमठ आपदा के बाद अब प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के प्रयास में केंद्र और राज्य सरकार लग गई है। इस संबंध में 3 मई को नई दिल्ली में जोशीमठ आपदा को लेकर केंद्र ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। संभव है कि इस बैठक में जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज पर कोई फैसला हो जाए। आपदा प्रभावित जोशीमठ में करीब 350 से अधिक प्रभावित परिवारों को स्थायी तौर पर विस्थापित करना पड़ सकता है, जबकि कुछ हिस्सों में पुनः परिवारों को बसाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार केंद्र की पीडीएनए टीम ने अपने अध्ययन के बाद रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है। बता दें कि केंद्र की पीडीएनए टीम ने 4 दिन जोशीमठ में रहकर इसके प्रभावित हिस्से का बारीकी से निरीक्षण किया। टीम 26 अप्रैल को दिल्ली लौट गई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में पीडीएनए की रिपोर्ट पर चर्चा के साथ राहत पैकेज पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार पूरी तरह से प्रभावितों के लिए मदद कर रही है और केंद्र से भी राहत पैकेज मिलने की उम्मीद है। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में और जोशीमठ जो आपदा आई, अभी तक के राहत पैकेज में सबसे अच्छा राहत का पैकेज जोशीमठ आपदा में सरकार के द्वारा दिया गया है। और जन भावनाओं के अनुरूप वहाँ के लोगों के, चाहे व्यापारी लोग हों, चाहे वहाँ के वाचन जो भी रहे जो आपदा से प्रभावित हुए, उनके भावनाओं के अनुरूप उनसे पूछ करके उनके राय से उनको राहत पैकेज दिया गया है। और हमारी प्रदेश की सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। और हमारे केंद्र की सरकार स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। और आगे हमारे प्रदेश सरकार ने केंद्र से भी जो है राहत पैकेज की मांग की है जोशीमठ के लिए। निश्चित रूप से केंद्र से भी राहत पैकेज मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से राहत पैकेज के तौर पर केंद्र से करीब 3000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। इस बैठक में पीडीएनए वैज्ञानिक संस्थाओं के विशेषज्ञों और उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण के अधिकारियों को बुलाया गया। माना जा रहा है कि इस बैठक में राहत पैकेज पर मुहर लग सकती है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार जोशीमठ आपदा को लेकर गंभीर नहीं है। यदि होती तो अब तक प्रभावितों तक मदद पहुंचा दी जाती। इंतजार में है कि कोई बड़ा हादसा हो, कई हजार करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र सरकार से लिया जाए। इसके अलावा मैं समझता हूँ राज्य की सरकार गंभीर होती तो 1 साल तक तो रैणी की आपदा के बाद इंतजार होता रहा। उसके बाद पिछले इतने लंबा समय हो गया है, 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। और पूरा जोशीमठ जिस तरह से दरका है, जिस प्रकार से दरारें वहाँ आई हैं, जिस प्रकार से आज की तारीख में भी दरारें आ रही हैं, जिस प्रकार से वो पूरा जोशीमठ खतरे की जद में है, वहाँ की आबादी खतरे की जद में है। राज्य की सरकार गंभीर है नहीं, सबको मालूम है। बैठकों पे बैठ के इसके अलावा सरकार क्या कर रही है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन से आपदा की शुरुआत हुई, उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रखर रूप से हर मंच में सरकार को की चेतना के लिए जागरूक करने के लिए इस विषय को उठाया है। और उसी के तहत जब ये कार्यक्रम बना तो मुख्यमंत्री जी का स्वयं वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने जानकारी ली। उसके बावजूद आज तक 4 महीने हो गए, जो ये मुआवजा नीति है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाई। वहाँ के लोग अब तक असमझ में हैं। लगातार मीटिंगें हो रही है, वहाँ के गांव के लोगों को, वहाँ के लोगों को बताया जा रहा है। उसके बावजूद अगर अब तक ये नीति नहीं बनी है, ये तो
कुदरत का करिश्मा है। मानिए कि कोई ऐसी भारी विपदा अब तक नहीं आई है। अगर किसी तरीके का कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो सरकार को जितना समय दिया गया था वो समय में नहीं मिल पाता। मैं चाहूँगा कि आगामी 3 तारीख को जो है जितनी जल्दी हो सके मुआवजा, कितना मुआवजा मिलना है, किस हिसाब से मिलना है, सही ढंग से उनका विस्थापित होना चाहिए, समय पे उनका विस्थापन होना चाहिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड की निगाहें 3 मई को होने वाली इस बैठक में टिक गई हैं। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिहाज से इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संभवतः इस बैठक में प्रभावितों के लिए आपदा पैकेज पर भी मुहर लग जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या पीड़ितों तक सही से सरकारी मदद पहुंच पाएगी? क्या केंद्र उत्तराखंड के लिए 3000 करोड़ के राहत पैकेज पर मुहर लगाएगा? क्या जोशीमठ के अलावा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के घरों में आ रही दरारों को भी सरकार भरने का काम करेगी? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हाँ, तो 3 मई को हाई लेवल मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में देखना होगा कि क्या राहत पैकेज जो है वो केंद्र की तरफ से दिया जाता है। फिलहाल जो विपक्ष है उनका ये मानना है कि सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है। ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे और विपक्ष से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें ऐसा विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार जोशीमठ आपदा को लेकर गंभीर नहीं है या सरकार की तरफ से काम नहीं किया जा रही। और सरकार सत्ता पक्ष से भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई विपक्ष जो कह रहा है वो सही है या फिर सरकार द्वारा जोशीमठ आपदा को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं या किस तरीके से उनको मदद पहुंचाई जा रही है। मदद मिलेगी तो जरूर, लेकिन वो जनता तक कैसे पहुंचेगी ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश रस्तोगी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम खत्री जी यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रेश मैखुरी राज्य सचिव भाकपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में यहाँ पर विपक्षी दलों से ही करना चाहूंगी क्योंकि सत्ता पक्ष अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। और मैं राजेश जी आपसे शुरुआत करूंगी। कांग्रेस का ये मानना है कि सरकार जोशीमठ मामले को लेकर गंभीर नहीं है, ऐसा विपक्ष को क्यों लगता है? ये विपक्ष को ही नहीं लगता, कांग्रेस को ही नहीं लगता, ये पूरे प्रदेश की जनता को लगता है। आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले ही थराली में किस तरीके से नुकसान हुआ, लोगों को फोल्डर गिरे, किस तरीके से वातावरण बना, कितनी दरारें आ रही थी मकानों में, खूब लिखा पढ़ी चल रही थी। वहां के विधायक भी लिखा पढ़ी कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन भी किए, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, नहीं हुआ। अंतोगत्वा एक दिन बहुत बड़ा हादसा थराली में हो गया। नजदीक की घटना है, सब जानते हैं, सबने देखा है, सबने समझा है। बाद में सरकार भी दौड़ी, मुख्यमंत्री भी दौड़े, सब दौड़े बाद जब घटना हो गई। यही मसला, यही मामला जोशीमठ का है। कितने दिन हो गए दरारें आए हुए, लगातार दरारें आई हैं। आप काहे की मीटिंगें कर रहे हो? कौन सी हाई लेवल की मीटिंग हो रही है? डबल इंजन की सरकार है, इधर आप जख्म दिखाओगे, उधर से जख्म भरने का सामान मिलेगा। आप दिखा ही नहीं पा रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं। इतनी लापरवाही क्यों है? ये नाराजगी ये खाली कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है। ये उत्तराखंड की जो जनता है, पहाड़ की जो जनता है, जिसने बड़े आत्मविश्वास के साथ प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को चुना था, आज डबल इंजन की सरकार को चुना था। आज जब उनके घरों में दरारें आ रही हैं, उनके व्यवसाय को नुकसान हो रहा है, उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनका भविष्य चरमरा रहा है, ऐसे में आप मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग क्या कर रहे हैं? आप मजाक बन रहा है पूरे देश भर में आपका। राजेश जी, अगर इस मीटिंग से कुछ हल निकलता है, अगर इस मीटिंग से भला होता है, तो इस मीटिंग में क्या बुराई है? नहीं, मुझे कोई, हमें या किसी को कोई बुराई नहीं है। बात इस बात की है कि आवश्यकता तो आज है। आप मीटिंगें कर रहे हैं 3 महीने में, कब से मीटिंगें चल रही है? कोई आज की घटना है वहां दरारें आनी? शंकराचार्य जी बोल चुके, वहां प्रधानमंत्री जी ने दौरा भी नहीं करा, वहां तो सेंट्रल से किसी गृह मंत्री ने भी आकर नहीं देखा है। यही अपना दौड़ रहे हैं यहाँ के अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, धरातल पे क्या दिखाई दे रहा है? क्या 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 उसका सेटलमेंट होगा? क्या इन्होंने प्लानिंग बनाई है? वो मीटिंग तो बात की चीज है। आपने क्या करा है? कैसे कैसे बताएंगे लोगों को? कितना आक्रोश वहां के लोगों में है? क्या कर रहे हैं आपके सांसद?
कहाँ है आपके विधायक? अरे भाई, अब तो उत्तराखंड से सेंट्रल में भी एक मिनिस्टर बैठे हैं, इतना समय लगना नहीं चाहिए जितना समय आपने लगा दिया है। अब एक बात बताइए आप, 3 मई को मीटिंग होगी, फिर वो मंजूरी होगी, फिर वो आएगा, फिर वो लगेगा और 10-15 जून से बरसात शुरू हो जाएगी। तो जो ये आपदा है, ये तो मुंह बाय खड़ी है पहाड़ के लोगों के ऊपर, खास करके जोशीमठ पे। तो शुरुआत कब होगी काम की? कैसे रिलीफ मिलेगा लोगों को? तो कोई सोच इनकी नहीं है, धरातल पे दिखाई नहीं दे रही है भाजपा सरकार की, केवल आपसी टांग खिंचाई के अलावा। बड़े कष्ट की बात है। ये तो वैसे भी मानवाधिकारों का उल्लंघन है कि आप ही देखिए, मैं चैनल पर सब लोग बैठे हैं, किसी के लिए नहीं कहना चाहता कोई बात, मैं बड़े सादगी से अपनी बात रख रहा हूं और चाहता हूं, ये जनहित का मामला है, ये सामाजिक मामला है, ये इस तरीके का मामला है, सबको इसमें सहयोग करना चाहिए, पक्ष को भी विपक्ष को भी। तो इसमें जो सत्ता पक्ष है वो अपनी भूमिका निभाने में पूर्ण रूप से असफल है, फेल है। मैं जानना चाहता हूं, 3 मई को जब मीटिंग होगी हाई लेवल की, उसके बाद बजट बनेगा, गजट बनेगा, बजट आएगा, फिर तो बरसात शुरू हो जाएगी। और आप जानती हैं कि पहाड़ में बरसात में के समय में पहाड़ को कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, बादल फटते हैं, गांव के गांव बर्बाद होते हैं, लोग परेशान होते हैं। तो कोई सोच तो करने की होना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। सुनीता विद्यार्थी जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनीता जी। लेकिन उससे पहले मैं विपक्षी दलों की जरा इस पर राय ले लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ आपके पास। विपिन खन्ना जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें कहने सुनने लायक अब क्या रह गया है? आपको पता है अच्छी तरह से कि आपदा जो ये आई है जोशीमठ में, जो दरारें पड़ी हैं, जो लोगों के घर ध्वस्त हो गए, जो लोगों के होटल ध्वस्त हो गए, रोजगार बर्बाद हो गए, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल छूट गए और जो राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं, और वो ये सिलसिला पिछले 6 महीने से लगातार जारी है। अब केंद्र सरकार या राज्य सरकार ये कह रही है कि हम 3000 करोड़ रुपए का पैकेज मांग रहे हैं, उसके बाद इनकी हाई लेवल मीटिंग होनी है। आप ये मुझे बताइए कि पिछले 6 महीने जिस प्रकार से जोशीमठ के लोगों ने उस जीवन को झेला है, बिना खाए बिना सोए, वहां पर बरसात हो रही है, वहां पर बर्फबारी हो रही है, उनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, कपड़ों की किल्लत है। आज आप हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, आज 6 महीने बाद आपको याद आ रही है हाई लेवल मीटिंग की। मेरा मानना है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी देवभूमि को लेकर बहुत गंभीर हैं, यात्राओं को लेकर बहुत गंभीर हैं, और जिस प्रकार से यात्राओं में अव्यवस्थाएं आ रही हैं, जोशीमठ से यात्राएं गुजरती हैं, लोग गुजरते हैं, इस तरीके से इनको राहत दी जाएगी। और बिल्कुल हमारे भाई प्रवक्ता ने बिल्कुल ठीक कहा कांग्रेस के कि अब आने वाले लगभग 1 से 1.5 माह बाद जब बरसात शुरू होगी, जब बादल फटेंगे, जब पहाड़ दरकने शुरू होंगे, तब ये लोग क्या करेंगे? अभी तो इनकी हाई लेवल मीटिंग ही खत्म नहीं हुई है, शुरू ही नहीं हुई है, खत्म होने की तो बहुत दूर की बात है। चलिए, अगर राहत पैकेज आएगा तो कितना आएगा, और कितना आएगा तो कैसे मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा, अभी तक कुछ भी राज्य सरकार डिसाइड नहीं कर पाई है। बड़ा अफसोस होता है कि डबल इंजन, जो ये कहते हैं, इनका मुंह नहीं थकता है, डबल इंजन सरकार, जीरो टॉलरेंस की सरकार। ये कौन सा जीरो टॉलरेंस है जो कि आप अपने प्रदेशवासियों के प्रति इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि आपको उनका दर्द नहीं नजर आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों का दर्द नहीं नजर आ रहा है, उन महिलाओं का दर्द नजर नहीं आ रहा है, उन बेरोजगार लोगों का जिनके रोजगार छिन गए उनका दर्द नजर नहीं आ रहा है। आज केंद्र सरकार सोई हुई है पिछले 6 माह से, आज हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं आप, और अभी कोई ये भी नहीं पता कि कितना राहत पैकेज केंद्र सरकार देने जा रही है और कब देने जा रही है। ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर यूकेडी के प्रवक्ता अनुपम खत्री जी भी जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार हाई लेवल मीटिंग करने वाली है, इस मीटिंग के बाद यहाँ पर जोशीमठ के लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन फिर भी विपक्ष के निशाने में है सरकार। यशी जी नमस्कार। देखिए, जो हालात बयां कर रहे हैं ना, वो खुद ब खुद इनकी हकीकत बयां कर रहे हैं। इतना लंबा समय हो गया, मुख्यमंत्री एक रात खुद बिता के आए थे जोशीमठ, तो देख के भी आए होंगे क्या स्थिति है आंखों से। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी तो बिजी रहते हैं बहुत ज्यादा। वैसे वो कहते हैं केदारनाथ आके कि उत्तराखंड मेरी रोम रोम में बसता है और मैं बड़ा यहाँ देवत्व महसूस करता हूँ।
तो जोशीमठ के लिए उनका मैंने शायद अभी तक कोई ट्वीट भी नहीं पढ़ा। अब ऐसे में ये सब सवाल उठने लाजमी हैं जिसपे आज आपकी डिबेट हो रही है, और ये सवाल हमारे ही नहीं, ये तो आपके भी हैं, तभी तो ये डिबेट रखी गई है। आपको भी जब लगा है कि कहीं ना कहीं ये स्लो चल रही है भाजपा, तभी आज आपने चिंतित होकर जनहित में ये डिबेट रखी, बिल्कुल, ताकि सरकार के नुमाइंदे सुने और कहीं ना कहीं वो सजग हो जाए, चेते, उन जान की परवाह करें जो वहां पे संकट में है, क्योंकि आने वाला समय और कठिनाइयों से भरा हुआ है। आज ये 3,000 करोड़ मांगने गए हैं, कल को ऐसा ना हो इन्हें 30,000 करोड़ मांगने पड़ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है उसी क्षण का इंतजार भी कर रहे हो, क्योंकि हमारे तो मुख्य प्रवक्ता हमेशा कहते हैं तराजू की सरकार है, तराजू में तोलती मोलती रहती है हर चीज को। तो जो तराजू लिए के बैठा होता है उसके पास फीलिंग्स नहीं होती वो प्रोफेशनल होता है। अब ऐसे में ये भी अगर बात निकल के आती है कि ऐसा है, तो सरकार को फिर इस ब्लेम को भी झेलना पड़ेगा, इसका भी सामना मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा कि कहीं भाई ऐसा तो नहीं कि आप जानबूझ के डिले कर रहे हैं। तो ये सब सवालों को करने का मौका भारतीय जनता पार्टी खुद दे रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश से वादा किया गया था कि भाई हम डबल इंजन होंगे, वहां दिल्ली में हम बैठे होंगे, यहाँ उत्तराखंड में तुम हमें बैठा दो, तो चिट्ठी पत्री बहुत तेजी से हो जाएगी, टेलीग्राम नहीं करने पड़ेंगे, मेल से ही काम हो जाया करेगा। तो वो तो धरातल पे कहीं उतरता किसी भी मामले में आज तक नहीं दिखा। तो मुझे तो लगता है कि डबल इंजन की वजह से डबल मुनाफे की सरकार कहनी चाहिए कि उत्तराखंड को यहाँ से तुम खा के दिल्ली दो, फिर कोई आपदा आएगी तो दिल्ली से हम सेंट्रल से पैसा भेजेंगे, फिर उस पैसे को मैनिपुलेट करेंगे। तो डबल इंजन की बजाय डबल मुनाफे की सरकार के हिसाब से काम कर रही है। और ऐसे काम करने की अगर शैली किसी की भी हो, कल को अगर हम सत्ता में आते हमारी भी हो, तो सवाल उठने लाजमी हो जाएंगे, फिर सब लोग सवाल उठाएंगे। इन सवालों का सामना तो भारतीय जनता पार्टी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लचर व्यवस्था वही बना रहे हैं। ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर इंद्रेश मैखुरी जी भी जुड़े हुए हैं। इंद्रेश जी, आपकी जो पार्टी है उसने बहुत इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाई थी, जनता की जो उचित मुआवजे और विस्थापन की भी मांग उठाई थी। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर, जब सरकार ये कह रही है कि हम हाई लेवल मीटिंग करेंगे जो कि दिल्ली में होनी है, दिल्ली वालों का ही सहारा है? देखिए, जिस समय से ये बात शुरू हुई जोशीमठ की, तो मैं तो लगातार खुद भी हमारे साथी अतुल सतीश जी वहाँ दवाई का नेतृत्व कर रहे हैं, और मैं खुद भी लंबे हफ्ते तक वहाँ रहा। और पहले दिन से हमने कहा कि जिस समय दौड़ने का है, इस समय सरकार कदम ताल कर रही। अभी भी जब जनवरी के महीने में जो 8 सेंट्रल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उनकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है। मुआवजे के साथ साथ रेट में लिखा है, यानी कि घरों का मुआवजा मिल रहा है, लेकिन जमीन का मुआवजा इसी को नहीं मिल रहा है। मुआवजे के साथ साथ रेट में लिखा है कि जमीन का मुआवजा तब मिलेगा जब 8 वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाए। जनवरी में सर्वे हो गया, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। लोगों के सामने ये संकट है जो रिलीफ सेंटर में रह रहे हैं, राहत केंद्रों में जो होटल है एक तरह से, तो उन राहत केंद्रों में पहले रहने की सीमा थी 30 मार्च, फिर लोग लड़े तो सरकार उनके सामने आवाज उठाया और सीमा है 30 अप्रैल, यानी कि कब तक लोग रहेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, तो इसका कोई जवाब नहीं है। सरकार ने शुरू किया कि 5 जनवरी को 4,000 प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस बनाए जाएंगे। अभी आज उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी के व्यक्ति के साथ मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके बताया कि 100 प्री फैब्रिकेटेड हाउस ये बनाएंगे। आज की तारीख तक प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस की संख्या है 15। तो न तो ये स्पष्ट है कि कितना शहर को नुकसान हुआ, कितने शहर को विस्थापित करना है, कितने शहर का पुनर्वास करना है, कितना पुनर्निर्माण करना है, दूसरी एक्चुअल साइंटिफिक स्थिति क्या है ये भी मालूम नहीं है। और ये 2-3 हजार करोड़ ही है, एक्चुअली 2,941 करोड़ रुपया, जैसे वो होता है 555 रुपया, 999 रुपये टाइप से है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब तक आपके पास आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है, ये सार्वजनिक नहीं हो रही है, उसके आधार पर आपको जमीन का मुआवजा देना है, वो इसी आधार पर रुका हुआ है। उसके आधार पर तय होगा कि शहर सेफ है, कितना सेफ है, कितना सेफ नहीं है, ये तय होगा।
तो ये सारे सवाल आज के दिन पर खड़े हैं और इसके अतिरिक्त जो मकानों का मुआवजा भी मिलता है, घरों का मुआवजा भी मिलता है, तो इससे दो पहलू है। एक तो ये है कि लोग ठीक है पैसा मिलेगा लेकिन जाएंगे सबके सब कोई अगर आप कह रहे हैं कि भाई जिसको घर का मुआवजा मिल जाए वो देहरादून चला जाए, वहां छोड़ करके चला जाए। दूसरा ये है कि सरकारी तंत्र जैसे करके काम करता है तो फाइलों के जाल में उलझ करके उनकी प्रक्रिया से धीमी गति से चल रहा है। तो ये सारे सवाल आज की तारीख में भी खड़े हैं और उसके बीच में ये हाई लेवल मीटिंग की बात की है। तो असल में इन सारे पर थोड़ा सा सरकार को संजीदगी से, गंभीरता से सोचना विचारना चाहिए। शहर के न केवल पुनर्निर्माण पुनर्वास बल्कि उसके स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन के लिए भी ठोस प्रयास करने चाहिए जो अभी तक दिखाई नहीं है। ठीक है इंद्र जी। सुनीता जी, बहुत सारे आरोप विपक्ष द्वारा लगाए गए हैं और जनता के मन में भी यही सवाल है कि जोशीमठ आपदा को आए इतना वक्त हो गया है, अभी तक उनके विस्थापन को लेकर वो विस्थापित नहीं हो पाए हैं और लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष इन बैठकों से तंग आ चुका है। विपक्ष का साफ कहना है कि भाई बैठकें बंद करिए, इनको विस्थापित करिए। और जो 3 मई को बैठक होने वाली है इसको भी अमलीनामा कब तक पहनाया जाएगा ये भी नहीं मालूम है। देखिए यशी, यहाँ पे जिस प्रकार से जोशीमठ की जो बात चल रही है, जोशीमठ का जो मुद्दा है वो बहुत ही संवेदनशील है और मेरे सभी को पैनलिस्ट जो भाई यहाँ पे जुड़े हैं सभी लोगों की जो चिंता का कारण है वो यही है कि हम किसी न किसी तरीके से जो पुनर्स्थापन की बात है उस तक उस दिशा में आगे बढ़े। और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि राज्य सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं और जो बैठकों की इन्होंने बात की, हर बैठक में हम हमेशा 1 और 2 कदम आगे बढ़े हैं। जहाँ पे पुनर्स्थापन की बात है सभी की रिपोर्ट्स के आधार पर हम लोगों ने इवन ये PNDA की भी उसमें रिपोर्ट में आया हुआ है कि जो 350 से ज्यादा परिवार हैं उनको हम स्थायी तरीके से कहीं पे पुनर्स्थापन करेंगे। और हमारी सरकार का देखिए डे 1 से यही एकमात्र हमारा जो रोड मैप था इस आपदा को लेके और जो जोशीमठ में जो मुद्दा रहा उसमें यही था कि हम लोगों को अगर पुनर्स्थापन करते हैं तो स्थायित्व की तरफ को बढ़े। ऐसा ना हो कि हमने फॉर द टाइम भी वहां पे व्यवस्था कर दी और उसके बाद फिर से वहां के लोगों को सोचना पड़े कि अब हम कहाँ जाएं, क्या करें। क्योंकि वहां के जो ग्रामीण व्यवस्था है, उन लोगों के गाद गदेरे हैं, पशु हैं, उनकी रोजी रोटी भी वहीं की ग्रामीण जो व्यवस्था है उसी से चलती है। आसपास के वहां जो उनके खेत खलियान है उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। और जो बाकी लोग हैं उनके अपने छोटे छोटे बिजनेस हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जोशीमठ के सभी लोगों का अगर पुनर्स्थापन होता है तो उन्हीं नियरवर्ती कहीं पे अच्छी से जहाँ पे प्री फैब्रिकेशन हमने किया है, उनके गाद गडेरों के लिए किया है, वहीं पे जगह सुनिश्चित की जाए ताकि वो लोग उसी क्लाइमेट में रहें और अपना जो उनका जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है, जीवनोपार्जन है, वो भी व्यवस्थित रहे। ऐसा ना हो जैसे अभी इन्होंने बात की कि कुछ लोग जो है वो देहरादून आ जाए, क्योंकि देहरादून में अगर आ भी जाएंगे मनाही तो किसी के लिए नहीं है। सभी लोग अपना अपना बेस्ट ही अपने परिवार के लिए सोचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे तो कुछ लोग ही होंगे, कुछ लोग तो आज भी वही चाहते हैं कि हमारा वहीं पे ही जो है रहने की व्यवस्था की जाए। और ऐसे भी परिवार हैं जिनको हम लोग रिपोर्ट्स के आधार पे, जो जोशीमठ में दरारें आई थी, पूरे टेक्निकल टीम की हर रिपोर्ट के साथ में यही आया था कि पहले इन दरारों पे एक विश्लेषण हो जाया जाए कि ये दरारें जो हैं बर्फ पड़ने के बाद फैलती हैं या सिकुड़ती हैं, क्या इसका रहता है, उसके बाद फिर वो जगह जो है चिन्हित की जाए। तो ऐसी रिपोर्ट में भी आई है कि कुछ जगह है, कुछ हिस्से ऐसे हैं जोशीमठ के जहाँ पे पुनर्स्थापन वहीं पे उन लोगों का किया जा सकता है और जो उनकी जो 350 से ज्यादा परिवार हैं उनको अन्यत्र जगह पे हम लोग व्यवस्थित करें। तो ये राज्य सरकार का एक ब्लूप्रिंट था जोशीमठ की आपदा को लेके। अब रही बात बैठकों की, देखिए केंद्रीय टीम भी लगातार जो है जोशीमठ में बनी हुई है। हमारे PMO से अभी अधिकारी आए थे और तमाम लोगों की रिपोर्ट्स सभी इकट्ठी करके हम लोग एक हाई लेवल मीटिंग की जो करने जा रहे हैं, उसमें जो राज्य सरकार की ओर से मुआवजा मांगा गया है 3000 करोड़ की जो बात रखी गई है, उसी ये डिसाइड हो जाएगा कि किसको कितना मुआवजा मिलेगा। क्योंकि लोग इसीलिए परेशान हैं कि हमें हमारी व्यवस्था जो है वो तुरंत की जाए ताकि
अब हम आगे, क्योंकि आप पता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, लोगों के परिवार में बुजुर्ग हैं और बहुत सारी ऐसी समस्याएं रहती हैं परिवारों में। कोई महिलाएं गर्भवती हैं, जच्चा बच्चा वाली महिलाएं हैं, क्योंकि सबके परिवार हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हम लोग एक ऐसा स्थायी उनको समाधान करके दें ताकि वो लोग जो है व्यवस्थित हो पाए, क्योंकि अपना घर छोड़ के कोई भी व्यक्ति चाहे महल रख दे तो भी वो वाली घर वाली बात नहीं आती है। और इस बात को, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट होता है घरों से, और जिन लोगों ने अपनी पाई जोड़ के घर की ईंटों से दीवारें बनाई हो, तो वो मकान से कब घर बनते हैं और कब वो जान बन जाते हैं परिवारों की, वो हम सब महसूस कर सकते हैं। ठीक है सुनीता जी, देखिए इस पर आगे हम विस्तार से बातचीत करते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं जोशीमठ आपदा को लेकर। जिस तरीके से जोशीमठ में आपदा आई, लोगों के घरों में दरारें पड़ने लगी, लोग वहां से अपने घरों को छोड़कर बाहर निकले। ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि जोशीमठ के लोगों को कहां पर विस्थापित किया जाएगा। अब इसके लिए दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जोशीमठ के मुद्दे को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और मैं यहाँ पर विपिन जी का रुख करना चाहूंगी। विपिन जी, आप काफी लिखा पढ़ी कर रहे थे और सुनीता जी ने बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई है, क्या कहना चाहते हैं? मैं बड़ी गौर से यशी जी सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी की मेरी बहन प्रवक्ता जो बोल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने में बहुत माहिर होते हैं। मतलब इतनी चिकनी चुपड़ी बातें और इतना ज्यादा जो है अपनापन दिखाते हैं प्रदेश की जनता से। उनको सारी परिस्थितियां पता है कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं वहाँ, गर्भवती महिलाएं भी हैं वहाँ, हमारे बुजुर्ग भी हैं वहाँ व्यापारी भी हैं, जो लोग बेचारे परेशान है, राहत कैंपों में रह रहे हैं, उनके लिए रहने के लिए घर नहीं है। इनको सब पता है, इनको सब पता है। जब इनको सब पता है तो फिर इतना लेट क्यों कर रहे हैं ये लोग? 6 महीने बीत चुके हैं। आप इतने संवेदनशील होते तो आप इतना समय नहीं लगाते। डबल इंजन की सरकार है आपकी। आपको ये पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको उत्तराखंड से बहुत प्रेम है। जोशीमठ और जो 4 धाम है उनके दिल में बसते हैं। तो उत्तराखंड के जो लोग हैं वो बेचारे आज राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं। उनके पास खाने को खाना नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है, बड़े परेशान है। आपको सब पता होने के बाद भी अगर इतना समय लग रहा है, अभी आप कह रहे हैं कि जब हम उनके लिए जगह तलाश कर रहे हैं, उनको कहीं पे शिफ्ट किया जाएगा। अरे अभी आपको 6 महीने में आपने जगह चिन्हित नहीं करी कि उन्हें कहां पर शिफ्ट किया जाएगा। आपको यही नहीं पता अभी तक शिफ्ट कहां होना है। आपको यही नहीं पता मुआवजा कितना देना है और किसको देना है। वहां के जो रोजगार कर रहे हैं उनको क्या देना है, जिन लोगों के घर ध्वस्त हो गए उनको क्या देना है। बाकी आपको परेशानियां सारी पता है, लेकिन परेशानियों का हल नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बात इस तरीके से करते हैं जैसे मुख्यमंत्री जी के गले से निवाला ना निकल रहा हो उत्तराखंड के लोगों का दुख देकर, लेकिन करना कुछ नहीं है, केवल फाइलों में उलझ के रह जाना है। सुनीता जी, इतना समय राहत पैकेज में अगर लगेगा तो फिर अब आने वाले समय में और 15 से 20 दिन। सुनीता जी, 6 महीने का ब्यौरा यहाँ पर विपिन जी आपसे मांग रहे हैं और उनका कहना है कि जब आपको सब कुछ पता है उसके बाद भी समाधान में इतनी देरी क्यों? कि आपदा आई और संपदा लाई जो उत्तराखंड में होता आया है, क्या इस बात का आंसर विपिन जी जरा सुनीता जी को भी सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है विपिन खन्ना जी, आपदा में अवसर कौन खोजता है ये बहुत बेहतर यहाँ पे सभी लोग जानते हैं। सबसे बेहतर उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी जानती है इस बात को कि आपदा में अवसर कैसे खोजा जाता है। सुन लीजिए, मेरी भी बात आने दीजिए। अगर आपको ये बातें चिकनी चुपड़ी लग रही हैं तो लगती रहे। हम भी उत्तराखंड के हैं, हमारी भी रिश्तेदारी होगी सब जगह, तो हमें भी पता होंगे ना उनके सुख दुख। और हमारी सरकार है भाई, हमको हर सुख दुख से वास्ता है और इसीलिए चिंतित है। तभी राहत पैकेज के लिए 6 महीने का वक्त लगा दिया आपने। दी गई वो भी आपको जानकारी है। लेकिन अब जो मसला है ना विपिन खन्ना जी, देखिए अब जो मसला है वो है कि हम लोग स्थायी तरीके से कैसे उनको बसाएं। और जहाँ पे हमने जगहें चिन्हित की है, जहाँ पे हमने प्री फैब्रिकेशन बनाई, लोगों को रहने के लिए एक व्यवस्था दी, वो है। बाकी जो होटल्स में है, कितनी बनाई है जरा गिनती बताइए। अभी हमारे मित्र ने बताया 15 बनाई है आपने। आप गिनती कर लीजिए हमारे। हाँ इंद्रेश जी, इसके बाद मैं आपके पास ही आती हूँ। इंद्रेश जी जवाब देंगे।
जितने परिवार हैं, देखिए हमने पहले भी कहा कि 350 परिवारों का रिपोर्ट में ब्यौरा दिया गया है कि इनको हम लोगों को दूसरी जगह जो है उनकी वो करवानी है, पुनर्स्थापन करवाना है। दूसरी बात, कुछ लोगों को जहाँ पे कम दरारें हैं, जहाँ पे कम स्थिति है, जो डेंजर जोन से बाहर हैं, उन जगहों पे हम लोग सोच रहे हैं कि वो लोग वहीं पे अपना जीवन यापन करें, जहाँ पे उनको अच्छी वहाँ पे व्यवस्था बना के दे रहे हैं। अब ये जो बात कर रहे हैं ना आपकी, कब हाई लेवल मीटिंग होगी, कब ये होगा, आप देखिए कि जितने कम समय में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्य प्रणाली को सिद्ध किया है, आप लोगों को भले ही क्योंकि विपक्ष है, विपक्षी दल है, आप लोगों को चिंता रहेगी, हम मानते हैं उस बात को और आपके सुझावों को भी लेते हैं, लेकिन राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार अगर उस दिशा में आगे नहीं बढ़ी होती, काम नहीं किए होते, हमारे लोग भी वहां पे हैं, हम लोग वहां पे हर तीसरे दिन हमारे लोग वहां पहुंचे होते हैं, हमारी लीडरशिप वहां पे बनी होती है, राज्य आपदा प्राधिकरण बोर्ड की रोज रिपोर्ट होती है, रोज वहां पे मुख्य सचिव बैठ के लेते हैं, और हम लोग ये कहा ना कि जो बैठकें हो रही हैं वो फाइलिंग या डॉक्यूमेंटेशन तक ही सीमित ना रहे, बिल्कुल वहीं तक सीमित नहीं है, उसके आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि नया ठीक बना। सुनीता जी एक सेकेंड इंद्रेश जी को सुन लेते हैं। इंद्रेश जी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। इंद्रेश जी देखिए, ऐसा है कि एक तो जहाँ तक प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस का सवाल है, मैंने कहा कि 15, जबकि 5 जनवरी को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिखित में दिया कि 4000 प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस बने। आज की तारीख तक 15 है, जिन करके 12 घाट में है और 3 जोशीमठ में, वो जगह भी मैं बता दे रहा हूँ। तो 15 घरों में तो पुनर्वास नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो संकट खड़ा हुआ, तो लोग तो देख रहे हैं जनवरी से जब लोग थोड़ा सब उतर आए, 4 जनवरी को बता से कहा, 5 जनवरी को लोगों ने चक्का जाम किया वहां, लेकिन संकट शुरू हुआ नवंबर 2021 से। नवंबर 2021 में पहली बार लोगों के घरों में दरारें दिखाई देना शुरू हुई, और उस दिन से तो हमारे साथी अरबपति वो लगातार बोलते हैं, और जब सरकार ने नहीं सुना तो अपने प्रयास पर उन्होंने इंडिपेंडेंट जियोलॉजिस्टों से सर्वे कराया, और आप देखिए कि 28 जुलाई को राज्य की सरकार ने 28 जुलाई 2022 को राज्य की सरकार ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने सितंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, और वो रिपोर्ट से हमारी अनुभूति है कि उसमें सब कुछ लोगों को डाला। लेकिन सितंबर 2022 की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि जो घर डेंजरस है उनको तत्काल रिलोकेट करना चाहिए। तब सितंबर 2022 में उन्होंने कहा कि सारे कंस्ट्रक्शन वर्क इमीडिएटली बंद किए जाने चाहिए, सितंबर 2022। और उस कमेटी ने जब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सौंपी अगस्त 2022 में, तो हम लोग खुद जाकर के जो आपदा प्रबंधन के सचिव है रंजीत लाल, उनसे मिले। हमने उनसे कहा कि सरकार देखिए उपाय चाहिए, वरना बहुत खतरनाक होगा। तो अगस्त सितंबर से लेकर के और जनवरी 2023 तक इंतजार किया जाता रहा। उसमें सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता, वो चीजों को समझने की जो गंभीरता है वो नहीं समझी गई, इसलिए संकट। और दूसरा जो कारक है, एक तो आज वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट अभी भी सार्वजनिक नहीं है, वो सबसे बड़ी बाधा है। जमीन का मुआवजा या जमीन के मजबूत होने या शहर के मजबूत होने के निर्धारण में वो आज की तारीख तक ही वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास वो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो रही, तो इसलिए जमीन का मुआवजा भी तय नहीं हो रहा। सुनीता जी, लेकिन जो कारक है, जो कारक है, हम ये मानते हैं कि एनटीपीसी की जो परियोजना है तपोवन विश्वगांव, वो परियोजना कारक है। और पिछले दिनों वो परियोजना वालों ने कह दिया कि नहीं था, हमारे डायनामाइटिंग से थोड़े चाहे होता, या जो दूसरा हेरन मालवाड़ी बाईपास है, तो वो सड़क के बारे में केंद्रीय मंत्री डीके सिंह साहब ने कहा कि नहीं, हम तो जानते थे कि ये शहर खिसक रहा है, उनका बयान है टीवी पर। उन्होंने कहा हम जानते थे कि शहर खिसक रहा है, इसलिए हम ये सड़क बना रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत किस्म का बयान है कि शहर ऊपर कुछ खिसक रहा है, इसलिए हम उसकी बुनियाद से उसकी जड़ को खोद करके सड़क बना रहे हैं। तो इन सारे कारणों पर, इन सारे कारकों पर मैं देखिए कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा, कोई नैतिक बात भी नहीं कर रहा, मैं सारे फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ। ये सारे तथ्य, इन सारे तथ्यों की तस्दीक करने वाली रिपोर्ट है। तो हम ये कहना चाहते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि सरकार को जिस संवेदनशीलता का, जिस तेज गति का परिचय देना चाहिए, उस तेज गति का परिचय नहीं दिया गया। उसमें एक बड़ा कारण ब्यूरोक्रेसी भी है, नौकरशाही है, जो किसी के नियंत्रण में इस राज्य में नहीं। ठीक है सुनीता जी, जवाब दीजिए, इसके बाद राजेश जी आपके पास आऊंगे मैं।
देखिए ऐसा है, मैखुरी जी ने जो बात यहाँ पे बताई और सभी डेट्स की उन्होंने मंथ बाद जो है यहाँ पे बात रखी। कुछ चीजें जो होती हैं फील्ड में और जो ग्राउंड जीरो की जो बात होती है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमियां होती हैं, तभी वो बातें बाहर आती हैं। लेकिन सभी चीजों का विश्लेषण करने के बाद ही पता चलता है कि असल में क्या चीजें हुई। जोशीमठ का जो यहाँ पे मुद्दा आया, जोशीमठ में आप ये नवंबर की बात कर रहे हैं 2022, 2 साल पहले भी वहां पे ऐसी, लेकिन फिर प्रोजेक्ट पे जो प्रोजेक्ट की बात थी उस पर लोगों को ये था कि प्रोजेक्ट की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। साइंटिफिकली अगर हम मैखुरी जी जाए तो बहुत सारे इसके अलग एस्पेक्ट होंगे और अलग फैक्ट्स होते हैं। यहाँ पे जो चीजें हैं, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके की जो चीजें होती हैं हम दैवीय आपदा बोलकर जो है उस चीज को एक बड़ा शब्द दे देते हैं और उसकी तह तक साइंटिफिकली नहीं जाते हैं। हम लोगों ने देखिए एनटीपीसी की भी जब लोगों ने बात उठाई तो हमने तुरंत जो है वहां पे जो उनकी वो बन रही थी जो गुफा क्या बना रहे थे, वो टनल बना रहे थे, तो उस टाइम पे भी हम लोगों ने सारी मशीनें जो है वहां पे काम बंद करवाया कि हमारा मेन उद्देश्य जो था वो ये था कि भाई वहां पे जो बस रहे हैं लोग उनको किसी भी प्रकार की हानि ना हो, कोई जान माल की किसी भी प्रकार की हानि ना हो, उसके लिए सबसे पहले सरकार कदम उठाए और सरकार ने उठाया। दूसरी बात, घरों को छोड़ना, माल की हानि होने के बाद कदम उठाया, ये कहिए आप ये बताइए ना विपिन, हानि होने के बाद कदम उठाया, उससे पहले नहीं उठाया। जबकि सरकार के पास रिपोर्ट थी, ग्राउंड रिपोर्ट थी, 6 महीने पहले की रिपोर्ट थी। जब 2005 में मनमोहन सरकार ने इसको मंजूरी दी थी तब भी तो सोचा जाना चाहिए था ना कि हमारे पहाड़ों के लिए क्या। पहले की रिपोर्ट है, 6 माह, मनमोहन सिंह सरकार को 10 साल हो गए हुए, 6 माह पहले की रिपोर्ट है आपके पास, दरारें आने से पहले, दरारें आने से 6 माह पहले की रिपोर्ट है। वो लोग ये कह रहे थे कि हाइड्रो पावर प्लांट की वजह से ये सब चीजें हुई हैं। अब आपको ना, अगर आप लोगों की सुने तो आप कहते हैं जी ये तो प्रकोप है, अगर कोई साइंटिफिकली जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई पहाड़ कच्चे हैं, नीचे से खोदे जा रहे हैं, तो प्रकोप है ना पहाड़ कच्चे हैं। सदियों से हजारों सालों से बसा हुआ जोशीमठ आपके पावर प्रोजेक्ट की वजह से धंस गया है और लोगों ने उस प्रोजेक्ट को तब बंद करने का प्रयास किया जब वहां पर आपदा आ गई, जब लोगों के मकान और होटल ढह गए। आरोपों को थोड़ी ना मानेंगे। सुनिए आप, देखिए ऐसा होता है, मुद्दा और राजनीति अलग चीज है। मुद्दा आप लाइए, राजनीति करिए और बनाइए, क्योंकि हम राजनीतिक दल में हैं, लेकिन ऐसी भी राजनीति ना कीजिए ना कि जिसका सिर पैर ही ना हो। अब आप यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं, शुरू से लेके आज तक जितनी रिपोर्ट्स आई है, मैंने पर्सनली एक डॉक्यूमेंटेशन देखी है कि कहां से ये चीजें आई। हमारा उत्तराखंड जो हिमालय जोन है वो खुद सेंसिटिव जोन में, यहाँ पे इस तरीके की जो चीजें हैं बहुत सोच समझ के करनी पड़ती हैं, और जब की हैं तो उसके मुताबिक जो चीजें फिर हमें मानकों के अनुसार चलना पड़ता है। अथाह तरीके से वहां पे कांग्रेस पार्टी के भी सत्ता रही, इतने होटल्स बन गए, इतने अथाह तरीके से वहां लोड कर दिया कि आज वहां के अपने लोग जो वहां के बसिंदे थे आज उनको भुगतना पड़ रहा है। बिजनेसमैन का क्या है, बिजनेसमैन अपनी दुकान, इसका जवाब मैं राजेश जी से ले लेती हूँ। राजेश जी, कांग्रेस के कर्मों का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। विपिन जी, हाँ विपिन जी, भाई अभी राजेश जी से पूछ लेते हैं। राजेश जी भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़ देंगे। राजेश जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज खुद को। हेलो, हाँ जी, कांग्रेस के कर्मों का जो फल है वो यहाँ आज उसका खामियाजा आज भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा। राजेश जी, अभी भाजपा प्रवक्ता पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह के कार्यों का विश्लेषण कर रही थी। उन्होंने मनमोहन जी की तारीफ की है, इतने होटल बढ़ा दिए, इतने रोजगार दे दिए। यही तो कांग्रेस पार्टी कह रही है, आपने लोगों को रोजगार नहीं दिए हैं। मैं 2-3 बातें कहनी चाहूंगा बड़ी गंभीरता पूर्वक। पुष्कर सिंह धामी बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, बहुत युवा मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने भी उन्हें यशस्वी मुख्यमंत्री की उपाधि दी है, पूरे देश ने देखा है। हरीश रावत जी ने भी दी है। जोशीमठ से पहले, जोशीमठ की दरारें आने से पहले रेणी गांव में भी बड़ी भारी तबाही हुई थी। मैं वहां पे मौके पे मौजूद था और थराली में भी आपदा आई थी। मैं तब मौके पे मौजूद नहीं था, लेकिन मैं गया था वहां। जोशीमठ भी मैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के साथ
गया हूं, उस मुद्दे को उठाया भी है, बनाया भी है। मुझे हो सकता है कर्नाटक के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी और देश की भाजपा वहां लगी है, इसलिए देर हो गई हो, ये भी संभावना हो सकती है। व्यस्तता बहुत है, चुनाव जीतने की जिम्मेदारी भी बहुत है मोदी जी की। राजेश जी, आपके तो राहुल बाबा भी आ रहे थे, आपने तो बहुत ढोल बजा बजा के बताया था कि हाथ जोड़ो के बाद जो है वो जोशीमठ में पधारेंगे, कहाँ गए? ये जो आपका ढोल बजाना है ना, ये ढोल आपको 13 मई को आपको पता चल जाएगा। ढोल जो आप बात कर रही हैं, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। मैं एक बहुत बड़े राजनीतिक दल, आपने खुद कहा था तभी आप इसके बाद अनुपम जी आपके पास आती हूं। खेल करने के बाद जो है जोशीमठ आप तो ले राहुल बाबा को मोदी के बाप बन चुके हैं। राहुल बाबू बाबा को जमा के बाप बन चुके हैं। राजेश जी आप लोग बता रहे नहीं अब सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, 3 तारीख को हाई लेवल कमेटी की मीटिंग है। क्या उस हाई लेवल कमेटी की मीटिंग में सभी दलों के प्रतिनिधि होंगे? क्या वो हाई लेवल मीटिंग में केवल भाजपा के लोग होंगे? क्या उसका आपने फार्मूला तैयार किया है? एक बात। दूसरी बात, हाई लेवल की मीटिंग होगी, उसके बाद कितना नुकसान हुआ है उसके आधार पर बजट जारी होगा। मैं केवल इतना सा कहना चाह रहा हूं कि चुनाव से पहले इसी चैनल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इंटरव्यू दिया था, बाइट दी थी एक, उसमें पुलिस का, राज्य पुलिस कर्मियों का 4600 रुपए का परेड डे का मामला था। तो उन्होंने कहा हमारी सरकार बनने दो, हम सरकार बनने के 2 महीने के अंदर अंदर लागू कर देंगे। फिर मुकर गए हैं, उसको उन्होंने लागू नहीं किया है। एक बात। दूसरी बात बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं और भाजपा की प्रवक्ता से निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के उसे सुने, उसके बाद में टिप्पा टिप्पणी कर ले। अंकिता भंडारी का कत्ल होता है, भाजपाइयों का उसमें हाथ होता है। किस तरीके से वहां वो रिसोर्ट भाजपाइयों ने बनाया, किस तरीके से उसमें पैसा लगा, सब एक मिनट आप हमेशा ये बात करते हैं कि अंकिता भंडारी की बात हमेशा करते हैं, वो हमारी भी बेटी थी। सचिव था युवा मोर्चा का, गैंग रेप किया था उसने नाबालिग लड़की। मैं बताऊं, आप कहने दो, आप पहले सुन ले मेरी बात, बड़ी गंभीरता वाली बात। सुनीता जी देखिए, गैंग रेप को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने अंकिता हत्याकांड का जिक्र किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कांग्रेस के समय में हुए रेप का जिक्र करने लगेंगी। बात यहाँ पर न्याय की होनी चाहिए, बात यहाँ पर महिलाओं के न्याय, उनको न्याय मिलना चाहिए, इस पर होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार में न्याय नहीं मिला तो क्या आपकी सरकार में भी नहीं मिलेगा? मेरी बात सुनिए, आप चिल्लाइए मत, चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो सकता। एक सेकंड सुनीता जी एक सेकंड रुकिए। सुनीता जी प्लीज, सुनीता जी मैं अभी आपको पूरा मौका दूंगी आपकी बात पूरा करने का। सुनीता जी मैं आपको पूरा मौका दूंगी आपकी बात पूरा करने का। सुनीता जी प्लीज, सुनीता जी प्लीज। बड़ी बेचैन होती हम लोग आपकी तरफ युवा मोर्चा के उस सुनीता जी मुझे मजबूरी में आपका माइक म्यूट कराना पड़ेगा प्लीज। मैं भी नहीं बैठता कि आपको सुनने की आदत नहीं है। तो मुकर जाते हो, शर्म आनी चाहिए रस्तोगी जी। महिलाओं पे इस तरीके की आपको टिप्पणियां, उसके बाद क्या उसके आप हर रेप पे खड़े होइए ना, जो भी महिला का रेप होता है हर जगह खड़े होइए। आपकी तो ये जिम्मेदारी होनी चाहिए हम सब की कि किसी भी महिला पे अत्याचार होता है तो हम सबको एक मुकर आवाज उठानी चाहिए। उसके बाद 2 महीने 3 महीनों की बच्चियों के साथ रेप होता है। डिबेट अपने मुद्दे से भटक रही है। अनुपम जी मैं उसी पर आ रही हूँ। मैं याद दिलाना चाह रही हूँ कि हम जोशीमठ आपदा की बात कर रहे हैं। अंकिता हत्याकांड पर हम बाद में फिर किसी दिन डिबेट कर लेंगे, अभी रुक जाइए। सुनीता जी प्लीज, सुनीता जी और राजेश जी मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी कि दोनों को म्यूट कर दीजिए। अनुपम खत्री जी। जब उसका जी अनुपम खत्री जी मेरी बात राजेश जी इसके बाद मैं आती हूँ आपके पास, मैं आपको मौका दूंगी। राजेश जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अनुपम जी मैं सुनूंगा जी। अनुपम जी देखिए यशी जी, जैसा कि मैं और हमारा दल लगातार कहते आए, ये दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां है ना, एक का बलात्कारी एक गिनाता है तो दूसरा 2 नाम गिनवाता है, एक भ्रष्टाचार गिनवाता है तो दूसरा 2 आप भ्रष्टाचारियों के नाम बताता है। तो ये बात तो खुद प्रमाणित हो जाती है इन दोनों दलों में भ्रष्टाचारी भी हैं
और इन्हीं दोनों दलों में बलात्कारी भी हैं, इन्हीं में घूसखोर भी बैठे हैं। ब्यूरोक्रेसी इनके हाथ में क्यों नहीं है? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर पैसा लेन देन करके ट्रांसफर पोस्टिंग दी जाती है, सच सब लोग जाते हैं। जब आदमी पैसा ले दे के काम करेगा, आज के भी हालात यही हैं। यहाँ पे 14 IAS IPS ऐसे हैं जिनके सिंडिकेट में सारा काम चल रहा है। अपने आप को जीरो टॉलरेंस कहना, अपने आप को साफ पाक बताना, दोनों दलों का काम रहा है, दोनों का। अब जोशीमठ की रही बात, जोशीमठ में जैसे हमारे भाई इंद्रेश जी बोल रहे हैं, उन्होंने एक तारीख एक एक वाक्य स्टेप बाय स्टेप बता दिया। इसे देवी आपदा या आपदा नहीं कहना चाहिए, इसे कहना चाहिए प्लांटेड। पता चल गया कि वहां पे दिक्कतें आने वाली है, उन दिक्कतों को और बढ़ाओ, इंतजार करो, बढ़ने दो, पॉलिटिक्स तभी तो सधेगी। और बाद में ये इल्जाम लगाते हैं विपक्षी दलों पे कि तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो। जब आपको पहले से सूचना मिल गई, आप नहीं कर पाए, चलिए हमने एक बात मान ली, लेकिन जिस समय वहां पे ये घटना घटी और इतनी जबरदस्त तरीके से धरती फटी, पानी बाहर, लोग त्राही करने लगे, तो युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए था। युद्ध स्तर पे एक कहावत है कि गाल बजाने से कुछ नहीं होता, यहाँ बैठ के सिर्फ गाल बजाए जाते हैं। अब जो बातें अभी हो रही हैं कि भाई अब हाई लेवल मीटिंग होगी, फिर हम आंकड़े देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कहाँ बसाया जाए, कैसे, वहां डंगर भी हैं, वहां बच्चे भी हैं, हम सब देख रहे हैं। तो ये मतलब क्या है कि अब नौमन तेल होगा, कब राधा जी नाचेंगी। तो पहले तो ये नौमन तेल इकट्ठा करेंगे बैठ के, तब ये देखेंगे कि जोशीमठ का क्या हाल करना है हमने, कहाँ किसको बसाना है, कहाँ। आज सिर्फ 15 फैब्रिकेटेड मकान बने हुए हैं, आंकड़ा खुल के सामने आ गया, उस व्यक्ति के द्वारा आया है जिसने एक एक आंकड़े को वहां से पहले दिन से गिना है, पहले दिन से देखा है, वो पहले दिन से हर पत्राचार में जुड़ा हुआ है। उस व्यक्ति को आप कैसे झुटलाएंगे? वो तो कोई राजनीतिक दल नहीं है ना। चलिए हम हो सकता है झूठ बोल दें, हम सरकार को बदनाम कर दें, पाक साहब सरकार को, लेकिन स्थानीय आदमी बोल रहा है, आंकड़े दे रहा है, उसके बावजूद भी अगर चिकनी चुपड़ी बातें की जाए तो ये सोचने का विषय है कि आप खाली गाल बजा रहे हैं। दूसरी बात, डेलीगेशन हाई कमांड मीटिंग के अंदर किसी विपक्ष का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी को कोई इन्विटेशन नहीं आया है कि 3 तारीख को आप बैठिएगा, ये गो राउंड में आप लोगों की भी उपस्थिति होगी, सबके सामने पारदर्शिता से बात होगी। आपका मुख्यमंत्री यहाँ से उड़ के जाएगा, वहां प्रधानमंत्री जी के साथ और 4 लोगों के साथ बैठेगा। अब हमें क्या पता वहां बैठ के कमरे में आप क्या कर रहे हैं, आप उत्तराखंड में कमाए हुए पैसों का हिसाब किताब दे रहे हैं कि जोशीमठ पे बात कर रहे हैं, ये किसको पता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बंद कमरे में आपने काम किया किसने देखा, है ना। मुझे आज भी याद है वो अरविंद केजरीवाल जी ने एक कॉन्फ्रेंस को पब्लिकली कर दिया था, लाइव कर दिया था बिना बताए, तो बवाल मच गया था उस पर। तो ये तो चाहते ही नहीं है कि जनता के आगे कोई सच है, ये तो ये चाहते हैं कि बस जो हम बताएं उसे ही सब लोग सच मान लें और मूक दर्शक बने रहें, जय जय करते रहें। कुछ समझ में ना आए तो जय श्री राम का नारा ठोक दो, नहीं समझ में आए तो राष्ट्रवाद भारत माता की जय बोल दो, कुछ और समझ में नहीं आए तो वंदे मातरम कर दो। एक बार मैंने जीरो ग्राउंड पे इनके 4 नेताओं से वंदे मातरम की 4 लाइनें पूछ ली, मगर जरा लाइनें सुना दो वंदे मातरम की। किसी एक जिसके भी आगे माइक लगाया, एक को नहीं पता था वंदे मातरम के आगे लाइनें क्या है। अनुपम जी, तो ये जो सरकार है ये पूरी झूठ आडंबर की है। इसके ऊपर इनके पुराने संगठन मंत्री संजय गुप्ता, उसने मुख्यालय की नालियां चौक कर दी थी। क्या निकला था नालियों में से जरा पूछना तो पता चलेगा क्या निकला था। है वहां पे जाके वो विधायक क्राइम स्थल को तोड़ दे रही है, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, कोई उसका जिक्र नहीं। अनुपम जी, हमारे पास उसके बाद आप बोल रहे साहब हमने आरोपियों को जेल भेज दिया, एहसान थोड़ा ना जेल भेज के। अनुपम जी सभी के पास 1-1 मिनट है। शुरुआत राजेश जी आपसे करूंगी और प्लीज बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। राजेश जी, उसके बाद सुनीता जी, अंत में आपके पास आती हूँ। क्या मंशा है इनकी राजेश जी, करने की? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हाई लेवल की मीटिंग सफल हो और जोशीमठ के लोगों को उसका लाभ मिले। मैं भी करता हूं, बिल्कुल। चिंता मुझे इस बात की है, जैसे अंकिता भंडारी मर्डर में नार्को टेस्ट होना था मुलजिमों का, अभियुक्त का, उन्होंने लोअर कोर्ट ने नार्को टेस्ट कराने से मना कर दिया। सरकार अगर संवेदनशील होती तो उसकी सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील करती उस एप्लीकेशन की जो रिजेक्ट हुई थी। राजेश जी, बहुत कम समय है आपके पास, मैं चाहूंगी कि जोशीमठ पर ही बात की जाए। अंकिता हत्याकांड पर अभी फिलहाल वो निकल करके आते, तो मुझे ये डाउट है इस बात का कि जैसे नार्को टेस्ट नहीं कराया इन्होंने, जैसे पुलिस के ग्रेड में मुकर गए मुख्यमंत्री जी, जोशीमठ की जनता के साथ भी मुकर ना जाए, उनके साथ भी छल ना हो जाए, ये मुझे कष्ट है। ये बात मैं कहनी चाहता था जिसपे मैडम जी रख गई थी। और मुझे ये आशा है
कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी सभी नेताओं का सम्मान करती है, तो हाई लेवल मीटिंग में सभी दलों को बुलाएंगे, सभी से बात करनी चाहिए। इंद्रेश मैखुरी जी, इंद्रेश मैखुरी जी 1 मिनट है आपके पास अपनी बात को पूरा करने के लिए। इंद्रेश मैखुरी, सुनीता जी मैं अंत में आपके पास आऊंगी ताकि आप क्लियर कर सकें। इंद्रेश मैखुरी जी 1 मिनट है आपके पास। नई बात तो कुछ नहीं है, बात हमारे शायद तो हमारे नाम और अभी जो वो टारगेट करके सरकार पुनर्निर्माण और शहर के कितने हिस्से को बचाया जा सकता है, कितने को स्टेबलाइज किया जा सकता है, उसके लिए ठोस वैज्ञानिक उपाय किए जाए तो दुर्भाग्य से अब तक नहीं किए गए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ शुरू हुआ वो ये बड़ा अजीब है कि जो खासतौर पर आपदा प्रबंधन के सचिव हैं उनका तो आचरण बहुत ही अजीब किस्म का है, और जो वहाँ है वो भी वहाँ शुरू हुआ कि सब दरारें पड़ना शुरू हुई तो पहले दरारों में मिट्टी डाली, फिर दरारों में पन्नी दिखाई दी, तो उसके बाद बड़ा बोलता था तो उसको कुछ बंदरों से उठा, इस तरह से आपदा प्रबंधन जैसे उठता दरारा। अभी लोग बड़े संकट में है, एक शहर के अस्तित्व का सवाल है और सरकार के कहने आंदोलन के लोगों ने बहुत संयम का परिचय दिया, जो लोग वहाँ आंदोलन चला रहे थे। ठीक है, हमारे बारे में कहा गया कि इंद्रेश जी माफी चाहूंगी चूंकि वक्त की कमी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आपकी बात सुनेंगे, लोगों ने आंदोलन को 11 दिन तक स्थगित किया हुआ है इसी विश्वास पर कि सरकार ऐसे करेगी, सरकार कार्रवाई करेगी। ठीक है इंद्रेश जी माफी चाहूंगी। विपिन खन्ना जी 1 मिनट से भी कम वक्त है आपके पास। देखिए यशी जी, वैसे तो इंद्रेश मैखुरी जी ने सारी भाजपा की पोल खोल के रख दी है यहाँ पर। उन्होंने एक एक चीज विस्तार से बताई है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो एक राजनीतिक दल से नहीं है। अगर राजनीतिक दल से हमारे तरह होते तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उन पे कोई कटाक्ष कर देती। इन्होंने सारी कलह खोल के रख दी है और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे आपदा बता रहे हैं, ये सोची समझी रणनीति के तहत जोशीमठ को बर्बाद करने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि वहां के स्थानीय लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि ये जो एनटीपीसी को बचाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है और उस प्रयास में ये कहीं ना कहीं सफल हो गए हैं। और अब ये लोग जो हैं अब जो ये राहत पैकेज के नाम पर जो ड्रामा रचा जा रहा है, ये केवल खेल है और का ये नहीं पता कि राहत पैकेज इनके पास कब पहुंचेगा और किसको इससे राहत मिलेगी। सुनीता जी बहुत कम समय है आपके पास, 60 सेकंड से भी कम वक्त है, फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा और राहत पैकेज और हाई लेवल मीटिंग की बात होगी। यशी जी, मैखुरी जी ने जो हमें जानकारियां दी वो हमारे पास पहले से भी हैं और लगातार हमारे वहां पे स्थानीय हमने जो समिति बनाई है जिसमें वैज्ञानिक लोग भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं, एनजीओज और जितने भी जागरूक वहां के वरिष्ठ लोग हैं उन सभी लोगों को उसमें लिया गया है और तमाम चीजों का एनालिसिस करने के बाद ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जानते तो विपिन खन्ना ने एनटीपीसी की बात की, उनके अधिकारियों का बहुत अच्छा सा विश्लेषण आपने वायरल देखा होगा। उन्होंने साफ तरीके से अपनी एनटीपीसी के प्रभाव और उससे होने वाली जो भी चीजें हैं वो सबके बारे में बता दिया है, तो वो इश्यू भी नहीं रहता। राजेश रस्तोगी जी ने जो बातें यहाँ पे की कि कांग्रेस बचाने का प्रयास किया है, वो अपने प्रोजेक्ट को खत्म कैसे कर देंगे? वो तो विपिन जी हमारे पास डेलीगेशन रिपोर्ट के लिए आपने बनाया उसकी लिस्ट आज भी नहीं करी आपने। आप कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारे एनजीओ हैं, उसमें वैज्ञानिक हैं, वो लिस्ट चलिए ठीक है, वक्त नहीं हमारे पास फिलहाल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और इस हाई लेवल मीटिंग से जरूर जोशीमठ के लोगों का भला होगा, ये हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे जोशीमठ आपदा को लेकर जो 3 मई को हाई लेवल मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो आश्वस्त नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि हाई लेवल मीटिंग कब होगी और उसके बाद कब बजट पास होगा, जिसके बाद जोशीमठ के लोगों को पुनर्विस्थापित किया जाएगा। तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार को क्या बजट मिलता है जिससे वो जोशीमठ के लोगों को पुनर्विस्थापित कर पाते हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।